नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे इंस्पायर फेलोशिप के बारे में। इंस्पायर फेलोशिप क्या है और इसका अमाउंट कितना है, ड्यूरेशन कितने कितने टाइम के लिए जो ये फेलोशिप दी जाती है, और जो इंस्पायर फेलोशिप का कंपोनेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे उसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ स्कूल लेवल पे जो इंस्पायर का कंपोनेंट है, जो कि मानक कंपोनेंट है। दूसरा जो कंपोनेंट जो कि कॉलेज लेवल पे है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है, वो है एसएचई, जो कि स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन कंपोनेंट कहा जाता है इंस्पायर का। उसको भी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें कितनी फेलोशिप आपको मिलती है और उसका प्रोसीजर क्या है। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि जब आपकी ग्रेजुएशन हो गई, ग्रेजुएशन इन द सेंस यहाँ पे मैं बैचलर डिग्री की बात कर रहा हूँ। अगर आप आउटसाइड इंडिया बात करें ग्रेजुएशन की, उसको जो है पीएचडी माना जाता है। बहरहाल, तो अगर आपके बैचलर कंप्लीट हो चुकी है, मास्टर्स आप कर रहे हैं, तो आपको इंस्पायर फेलोशिप के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम सारे कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है इसमें। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं इंस्पायर फेलोशिप फॉर पीएचडी कैंडिडेट्स। तो दोस्तों, इस फेलोशिप को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इंस्पायर की फुल फॉर्म बताना चाहता हूं। इंस्पायर की फुल फॉर्म है इनोवेशन इन साइंटिफिक परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की डिस्कशन हो रही है इस पर्टिकुलर फुल फॉर्म में। आप देखेंगे इनोवेशन पे बहुत फोकस किया जा रहा है और इंस्पायर्ड रिसर्च पे बहुत फोकस किया जा रहा है। तो बेसिकली इंस्पायर कंपोनेंट जो डीएसटी का इंस्पायर कंपोनेंट है, उसमें इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अगर आप प्रोजेक्ट लिख रहे हैं रिलेटेड टू इंस्पायर फेलोशिप और इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप, शी कंपोनेंट और दूसरे जो कंपोनेंट में डिस्कस कर चुका हूं, तो इनोवेशन पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं इंस्पायर फेलोशिप फॉर पीएचडी कैंडिडेट। सबसे पहले मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि सब्जेक्ट एरिया जो है वो क्या रहेगा इस केस में। तो इस केस में बेसिक और अप्लाइड साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो इंक्लूडेड हैं, जिसमें आपका इंजीनियरिंग हो गया, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फार्मेसी और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप डीएसटी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट एक बात आप ध्यान में रखिए कि बेसिक साइंसेस और अप्लाइड साइंसेस के सब्जेक्ट जो हैं इसमें इंक्लूड है। अगर आप मास्टर स्टूडेंट्स हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, तो आप जो है इस पर्टिकुलर फेलोशिप के लिए एक तरह से एलिजिबल हो जाते हैं, पर आपको दूसरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो भी ध्यान में रखने हैं। तो ये तो होगी सब्जेक्ट की बात, जिसमें हमने डिस्कस किया कि बेसिक साइंसेस और अप्लाइड साइंसेस के जो है वो सब्जेक्ट इसमें एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी, दूसरे एलिजिबिलिटी कंपोनेंट्स के बारे में। तो पहला है कि अगर आपके 70% मार्क्स हैं मास्टर्स में, तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं इस पर्टिकुलर फेलोशिप के लिए। तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि 70% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में। एग्रीगेट जो है आपके मार्क्स जो है 70% होने चाहिए, 70+ जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए। और जितने ज़्यादा इसमें मार्क्स होते हैं ना, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और दूसरा कंपोनेंट है कि आपके मास्टर में अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं। बेसिकली जब ये फेलोशिप बनाई गई थी, ये उन स्टूडेंट के लिए बनाई गई थी जो कि फर्स्ट रैंक होल्डर होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, और उनको जो है कई बार सपोर्ट नहीं मिल पाती, फेलोशिप नहीं मिल पाती, और वो अनफॉर्चुनेटली उनको कंपनीज में जॉब करनी पड़ती है या दूसरी फील्ड में जाना पड़ता है। तो उनको जो है एक रूट बनाया गया था कि उनको डायरेक्टली जो है वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, और इस फेलोशिप के बेसिस के ऊपर अगर वो नेट एग्ज़ाम जो होता है, CSIR नेट जो एग्ज़ाम होता है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। उसमें जो फेलोशिप लेना है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है। तो अगर उनको वो फेलोशिप नहीं मिल पाती है, तो ये एक रूट उनको दिया गया था कि आप जो हैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आप में पोटेंशियल है, तो आप ये रूट अपनाइए और आपको 5 साल के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी।
तो ये जो है मेन थीम था इंस्पायर फेलोशिप का पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए। तो फर्स्ट रैंक होल्डर अगर आप हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं आपके मार्क्स जो है 70% से ऊपर होने चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो स्टूडेंट के बैचेस होते हैं वो छोटे होते हैं। तो अब डीएसटी ने यहाँ पे क्राइटेरिया एक दे दिया है कि मिनिमम 10 स्टूडेंट का बैच होना चाहिए और मार्क्स जो है 70+ होने चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है यहाँ पे। और जो है ये जो क्राइटेरियाज हैं ये थोड़े चेंज होते रहते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको 2019 की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अभी डीएसटी की 2020 की नोटिफिकेशन आएगी, उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं मास्टर्स में, आपके बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फर्स्ट रैंक होल्डर हैं, तो आप समझिए कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। तो अब बात करते हैं दोस्तों अमाउंट और ड्यूरेशन की, कि इसका अमाउंट कितना रहेगा और कितने टाइम के लिए जो है ये फेलोशिप दी जाती है। अब अमाउंट की अगर बात करें, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ क्योंकि मैं एक इंस्पायर फेलो रहा हूँ। मैं 2010 में जो है मेरी फेलोशिप एक्टिवेट हुई थी, तो 2010 में ही ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, उससे पहले ये प्रोग्राम नहीं था। तो 2010 में जब एक्टिवेट हुई थी उस वक्त जो फेलोशिप का अमाउंट था वो 16,000 रुपये था पर मंथ फॉर जूनियर रिसर्च फेलो जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं पीएचडी, अपनी इनिशियल स्टेज पे हैं। उसके बाद जो है ये रिवाइज हुई थी और 25,000 रुपीज़ पर मंथ फेलोशिप जो है ये रिवाइज फेलोशिप स्टूडेंट्स को दी गई थी। अब जो है आई थिंक 31,000 रुपीज़ जो है जूनियर रिसर्च फेलो को दिए जाते हैं, जो कि एक बढ़िया अमाउंट है स्टूडेंट्स के लिए। अगर कहा जाए तो जब हमने पीएचडी की थी तो 16,000 उस वक्त फेलोशिप थी, अब जो है ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है उस अमाउंट को। और जब आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिसमें आपको 35,000 रुपये इस फेलोशिप में दिया जाता है और प्लस हाउस अलाउंस वो भी दिया जाता है एचआरए के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो अमाउंट है वो है टोटल अमाउंट फेलोशिप का पर मंथ। तो अब कितने टाइम तक ये दिया जाता है, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको ये मिनिमम 5 साल तक के लिए दिया जाता है। और अगर आप जल्दी कर लेते हैं अपनी पीएचडी कंप्लीट तो आपकी जो है फेलोशिप डिसकंटिन्यू हो जाती है, क्योंकि आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की। अगर आपने 3 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट की तो आपको 3 साल तक ही ये फेलोशिप मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर जो कि मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंस्पायर फेलोशिप का। उसमें क्या रहेगा, अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, आप ऑनलाइन रजिस्टर कीजिए, अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आपको इंफॉर्मेशन इसमें सबमिट करनी है वो आपने प्रोवाइड करनी है ऑनलाइन। और जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड हैं, जैसे मास्टर्स के सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होंगे, उसमें आपके प्रीवियस क्लासेस के सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होंगे। एक यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें ये भी देखा जाता है कि आपकी जो पिछली क्लासेस हैं जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस क्या है, आपका जो है एकेडमिक स्कोर उसमें क्या है। अगर आपने उसमें जो है एक अच्छा एक कंसिस्टेंट आपने मेंटेन करके रखा हुआ तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी जो है आपका स्कोर ओवरऑल हर एक क्लास में एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, यानी 60% से ऊपर होना चाहिए, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो है, आपने जब सर्टिफिकेट आपने सबमिट कर दिए, वो जो है सबमिशन के बाद तो इवैल्यूएशन होगी उसकी, आपकी जो है जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। अब डॉक्यूमेंट्स में जो है आपको एक होस्ट इंस्टीट्यूशन देना होता है कि आपने कहाँ पीएचडी करनी है, आपने बताना होता है कि सुपरवाइज़र कौन है, उनका जो है सीवी वगैरह आपने देना होता है डीएसटी को, और एक रिसर्च प्रपोजल जो है देना है आपने डीएसटी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये 4 कंपोनेंट बहुत ज़रूरी रहते हैं। पहला हो गया एकेडमिक मेरिट, कि आपकी परफॉर्मेंस जो है क्लासेस में कैसी रही है और आपके जो मार्क्स हैं वो कितने
हैं, हर क्लास में ये देखा जाता है, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ती है। दूसरा, होस्ट इंस्टीट्यूशन। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, एडवाइज़र। आप किस रिसर्च फैकल्टी या किस प्रोफेसर के अंडर काम कर रहे हैं, किस साइंटिस्ट के अंडर काम कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग साइंटिस्ट का जो है एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, आप उनके बारे में जान सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि वो किस तरह के पेपर पब्लिश कर रहे हैं। अगर वो पैटेंट कर रहे हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। क्योंकि अगर आपको वो प्रोफेसर जो हैं एक सपोर्ट लेटर दे रहे हैं, दैट मीन्स आप में एक पोटेंशियल है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर किया जाता है। चौथा है रिसर्च प्रपोजल। तो मैं बहुत सारी वीडियो अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे बना चुका हूँ जिसमें मैंने रिसर्च प्रपोजल को डिस्कस किया है। इसमें भी उसी ही तरह का आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है, जिसमें आपको एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है और वो प्रॉब्लम जो होनी चाहिए वो उस पर्टिकुलर एडवाइज़र के रिसर्च से रिलेटेड हो तो बेटर है, क्योंकि वो इवेलुएट करेंगे। आप देखेंगे कि किस लैब में जा रहे हैं, वो टेक्निक्स उस लैब में होती हैं या नहीं होती हैं, सारा देखा जाएगा। तो आप जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा एक प्रपोजल सेलेक्ट कीजिए जिसमें जो है बहुत सारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ करेंगे, या आप कोई एक इनोवेटिव मेथड आप इन्वेंट करना चाहते हैं या कोई ऐसी टेक्निक बनाना चाहते हैं, वो आप उस प्रपोजल में लिखिए, तो आपके चांसेस जो हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं। और रिसर्च प्रपोजल के बारे में दोस्तों अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो बेटर है। यहाँ पे जो है हम उस चीज़ को नहीं डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही लंबी डिस्कशन हो जाएगी। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आपने एक कोशिश करनी है कि बहुत बढ़िया रिसर्च प्रपोजल जो है लिखना है, उसमें गलतियाँ कम होनी चाहिए और आपने ध्यान रखना है कि आप जो है ओवर कमिट ना करें उस रिसर्च प्रपोजल में। अब जब ये सारी चीज़ें जो हैं डीएसटी जाएंगी, इवैल्यूएशन कमेटी जो है आपका सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेगी, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगी, तो वो जो है ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं उनको जो है सेलेक्ट ऑफर लेटर दिया जाए। यानी वो एक कट ऑफ मार्क, एक तरह के आपको नंबर देंगे हर चीज़ के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मार्क यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द ऑफर लेटर। जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा तो आप जो है ऑफर लेटर लेंगे, फिर अपनी यूनिवर्सिटी में जाके उसको जो है रिसर्च फेलोशिप को एक्सेप्ट करके एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद जो है आपको फेलोशिप जो है आपको मिलनी शुरू हो जाएगी और मंथली जो है आपको एडवाइज़र के साथ मिलके जो है अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे फेलोशिप के लिए अपनी यूनिवर्सिटी में, और आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में फेलोशिप आ जाएगी। और ये फेलोशिप जो है ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है मैं कहूँगा, और आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगी अपने रिसर्च में 5 साल के लिए, और आप जो है एक बढ़िया रिसर्च कर सकते हैं। इसमें आपको आउट ऑफ द कंट्री जाने के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। ड्यू टू कोविड-19 बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन हो चुकी हैं, बहुत सारी चेंज हो रहे हैं, तो उन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। बाकी ये था जो है ये था डिटेल में इंस्पायर कंपोनेंट पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और आपने जो है इंस्पायर फेलोशिप के लिए अप्लाई किया, आपको मिल गई, तो ये जो फेलोशिप है ये नेट इक्विवेलेंट फेलोशिप मानी गई है, लेकिन आपको जो है ये फेलोशिप नेट का सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करेगी। आपको नेट क्लियर करना ही पड़ेगा अगर आपने लेक्चरशिप करनी है, तो आपको जो है नेट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा एटलीस्ट फॉर द लेक्चरशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आप क्लियर कर भी लेते हैं, जैसे मेरे केस में मैंने क्या किया था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्लियर की थी और मेरे पास 2 फेलोशिप हो गई थी, तो अगर आप उस वक्त अपनी फेलोशिप दूसरी यूनिवर्सिटी में एक्टिवेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी यूनिवर्सिटी में उसी फेलोशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी आप इंस्पायर फेलोशिप में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको जो दूसरी फेलोशिप है, जो नेट की फेलोशिप है, वो जो है वो एक्सेप्ट, उसका ऑफर लेटर जो है आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो मेरे केस में मैंने इंस्पायर फेलोशिप को एक्सेप्ट किया था, और नेट का जो सर्टिफिकेट है वो कॉलेज लेवल पे, टीचिंग लेवल पे ज़रूरी होता है, तो उसको आप अपने पास रखिए
और आप एक बार में सिर्फ एक ही फेलोशिप एक्टिवेट कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। और अगर आप इंस्पायर फेलो हैं तो आप जब तक नेट क्लियर नहीं करते हैं आप नेट का एग्ज़ाम देते रहिए, क्योंकि अगर आप पीएचडी कर भी लेते हैं तो अगर आपको प्रोफेसरशिप करनी है आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपको टीचिंग करनी है आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। और नेट के एग्ज़ाम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके क्या कंपोनेंट रहते हैं, कैसे आपने तैयारी करनी है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सीरीज़ बनाइए, उन टॉपिक्स पे सीरीज़ बनाइए जो नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप बने रहिए, धीरे धीरे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग ये इन सब एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक जो है नेट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था इंस्पायर फेलोशिप का कंपोनेंट जो कि पीएचडी स्टूडेंट के लिए था। मैंने आपको बताया कितनी फेलोशिप दी जाती है, कितने टाइम के लिए दी जाती है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, होस्ट इंस्टीट्यूशन, एडवाइज़र, रिसर्च प्रपोजल। आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही मायने रखता है आपकी इंस्पायर फेलोशिप की सिलेक्शन के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिए बेसिक साइंस सीरीज़ के साथ और मैं आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।